हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और जो दवाएं उस पर काम करती हैं उन सब चीज़ों का एक ओवरव्यू देखेंगे पूरे चैप्टर का। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाता है सीधा सीधा कि बताइए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक नोट लिखिए, समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पूरा बेसिक से लेके चलेंगे कि कई सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में पूछा नहीं है या आपको आप बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं इसके, अगर वो आप नहीं समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ये एक क्या कहते हैं वीडियो आप देख लीजिएगा, जितने भी कन्फ्यूज़न आपके वो सब इसमें दूर हो जाएंगे। उसके बाद जब ये आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इनका एंटागोनिस्ट आता है, यानी कि सिंपैथोमाइमेटिक, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में पूछ रखा है, तो इसका पूरा एक ओवरव्यू बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक दवा के बारे में जो आपके सिलेबस में पूछ रखी हैं उनकी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग समझते हैं कि होता क्या है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या है नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम लोगों का जो ब्रेन है, क्या है ब्रेन, तो और फिर स्पाइनल कॉर्ड और फिर पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसके ज़रिए से क्या होता है ब्लड, जो हमारा ब्रेन है वो किसी तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम, मैसेज भेजने का, फिर यहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचने का जो पूरा नेटवर्क है वो क्या होता है नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा कभी गर्म चीज़ छूते हैं तो फ़ौरन आपको एहसास होता है कि ये गर्म है, ठंडी चीज़ छूते हैं तो फ़ौरन आपको लगता है कि हाँ ये ठंडी है। तो ये कहाँ से होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको करता है आपका और हमारा सबका नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम बना हुआ है न्यूरॉन से मिलके, ठीक। और हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और ये सब जो चीज़ें हैं इसमें क्या है न्यूरॉन है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को जब मिला के बोला जाता है तो उसको बोलते हैं क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब ये समझिए कि आपका ब्रेन हो गया, ठीक, ये आपका ब्रेन हो गया हेड के अंदर, फिर ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, ये सर में ब्रेन हो गया और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक। तो ये जो है इतना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS उसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये हो गया। अब हमारे मान लीजिए यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट में वाला बना दे रहा हूँ ऐसे ही जल्दी में, ठीक। और मान लीजिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है नीचे यहाँ पे कहीं, और क्या आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं तो उनको कंट्रोल करना रहता है। मान लीजिए बहुत सारे ग्लैंड्स हैं तो उनको कंट्रोल करना रहता है हमारे ब्रेन को। या मान लीजिए आपका हाथ है तो ये यहाँ से फिर नर्व्स निकलते हैं और पहुँचते हैं यहाँ तक। मान लीजिए हमारी आँख है, ठीक, हमारा हार्ट हो गया, और क्या है फिर हमारा स्टोमक है, समझ लीजिए क्या, मान लीजिए ये स्टोमक हो गया, फिर उसके बाद आपका पैनक्रियाज हो गया, फिर आपका किडनी हो गए, ठीक है, मान लीजिए 2 किडनी हो गई है। तो ये अब मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से, और स्पाइनल कॉर्ड को तो हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन हमको मैसेज यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक आपके आई को पहुँचाना है, आपके स्टोमक को पहुँचाना है, आपके क्या कहते हैं जो पैनक्रियाज है उसको पहुँचाना है, ऐसे किडनी को आपके ऑर्डर पहुँचाना है, गोल आपके जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर वहाँ तक पहुँचाना है। तो वहाँ से यहाँ से नर्व्स निकलते हैं, क्या होते हैं यहाँ से नर्व्स निकलते हैं या फिर डायरेक्टली ब्रेन से भी निकलते हैं, ठीक। ये नर्व्स निकलते हैं। कभी ऐसा होता है कि ये जो नर्व निकल रहे हैं वो पूरा एक ही नर्व डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है, और कभी ऐसा होता है कि एक यहाँ से पहुँचा फिर एक दूसरा और यहाँ से निकल के जाता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से जो नर्व्स निकल के जा रहे हैं, इधर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो इधर से जो नर्व्स निकल के जाते हैं उनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर यहाँ से जो नर्व्स निकल के आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग पार्ट्स तक जाते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग
PNS, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CNS है इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिल के क्या बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ब्रांच्ड आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहे हैं कि ये कंसिस्ट करता है, यानी ये मिलके बना है किससे? ये बना है उन नर्व से जो ब्रांच आउट होते हैं, यानी जो निकलते हैं किससे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया, और ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? PNS नर्व्स हैं। ये क्या करते हैं? तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी इनको ये बॉडी पार्ट्स को और ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने समझ लिया कि PNS क्या होता है, यानी जो नर्व्स निकलते हैं वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब उसको भी वो भी दो पार्ट में बटे हुए हैं। PNS भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। उसके बाद वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? देख लेते हैं इसका, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जो न्यूरॉन से जा रहे हैं, उन्हीं में से किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक होता है उन्हीं में से कोई, और उन्हीं में से कोई क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्व होता है, ठीक है। तो अब जो सोमैटिक नर्व्स होता है उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है? वॉलंटरी कंट्रोल करता है, वॉलंटरी मोमेंट। यानी जैसे कि वॉलंटरी मोमेंट क्या होता है कि जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ, मैं इसको चाहूँ तो रोक लूँ, चाहूँ तो हिलाता रहूँ, ऐसे। समझ में आ रही बात? तो ये क्या? वॉलंटरी मोमेंट है, यानी चाहूँ तो मैंने रोक लिया, फिर अगर मैं चाह रहा हूँ तो हिला रहा हूँ, तो ये क्या? वॉलंटरी मोमेंट है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसमें कौन सा मसल्स काम करते, किसके ज़रिए करता है? तो स्केलेटल मसल्स के थ्रू ये काम करता है। और इसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, दोनों पाए जाते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में क्या फ़र्क होता है? तो सेंसरी के मतलब ये होता है कि हमने कोई चीज़ छुआ, जैसे कि गर्म चीज़ छुई, तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन फ़ौरन हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुँचता है। तो ये जो लेके जाता है यहाँ से मान लीजिए हाथ को मैंने यहाँ पे कोई कांटा चुभाया, तो यहाँ से एक दर्द का एहसास फ़ौरन पहुँचता है हमारे ब्रेन तक। तो ये जो नर्व्स लेके जाते हैं इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और फिर ब्रेन वहाँ से कहता है कि हटाओ एकदम से हाथ को, ब्रेन क्या कहता है? हटाओ। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है इस हाथ तक के हाथ को हटाओ, तो वो क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जो सेंस को लेके जाए ब्रेन तक वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और फिर ब्रेन से जो लेके आते हैं कहते हैं कि हटाओ हाथ को, तो वो होते हैं क्या? मोटर न्यूरॉन, ठीक। अब क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये भी क्या है? PNS का एक पार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये PNS है, इसी का पार्ट क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये भी क्या है? एक नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकलने वाला है, ठीक। अब इसमें क्या होता है? एंड एसोसिएटेड विद इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये क्या करता है? ये करता था वॉलंटरी प्रोसेस करवाता था, मूवमेंट करवाता था। और ये कौन किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं? तो जैसे कि ये कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम ये चाहें कि उसको करें या चाहें तो रोक लें, नहीं, वो हो रहा है तो होता रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हार्ट रेट। अब ये कि आप चाहें कि आपका दिल धड़के ना, तो आप चाहें कि रोक लें तो रुक नहीं सकता है। आप रोक नहीं सकते कि मेरा दिल ना धड़के रुक जाए, नहीं, वो धड़कता रहेगा, आप चाहे रोकना चाहें चाहे ना रोकना चाहें। ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि चाहे कि मतलब मेरा खाना हजम ना हो, पेट में पड़ा रहे 24 घंटे तक, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ का जो सिस्टम है वो खुद ब खुद क्या है? काम करता रहता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है, इसी को इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। अब इतना आपने समझ लिया। अभी एक बात समझिए, न्यूरॉन या नर्व समझ लीजिए। तो ये ऐसे मैं जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप समझ लीजिए एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन या एक नर्व। तो इसके ये जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। और फिर ये इसका एक्सोन, ये बॉडी होता है, एक्सोन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये लंबा सा जो है। फिर ये इसका क्या है? ये जो लास्ट में होता है इसको एंड भी बोलते हैं, टर्मिनल मतलब टर्मिनल बोल देते हैं उसको, ठीक है।
तो ये इतना याद रखिए। तो अब ये जैसे कि मान लीजिए जो अब न्यूरॉन है, तो ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन ब्रेन से निकला और आपके हाथ तक यहाँ पहुँच गया, हो सकता है कि बहुत सारे न्यूरॉन होते भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक यहाँ पे है, फिर इसके बाद एक जुड़ा रहता है यहाँ पे, एक और ऐसे है मान लीजिए, फिर ये इधर। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन क्या है रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, न्यूरॉन का एक जाल बिछा रहता है। मान लीजिए यहाँ ब्रेन से निकले और आपके पैरों तक पहुँचना है, तो ये बहुत सारे न्यूरॉन क्या है इस तरीके से लगे रहते हैं लाइन से। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपका ब्रेन है या स्पाइनल कोड है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया इसको, तो क्या होता है कि पहले यहाँ डेंड्राइट से इसके अंदर आता है, कोई भी वो क्या होगा, तो ये डेंड्राइट से इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर जब इसके अंदर कोई, जब आपको लगता है कि कोई मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसके बाद से क्या होता है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक प्रोसेस है एक्शन पोटेंशियल, वो जनरेट होता है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बनते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनते हैं। एक्शन पोटेंशियल में मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम Na, वो अंदर घुसते हैं बॉडी के इसके अंदर, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर घुसते हैं, और फिर क्या होता है, जो पोटाशियम होता है वो भी क्या है इसके अंदर रहता है, तो वो निकल जाता है बहुत सारा, ठीक। और इसके अंदर जो क्लोरीन वगैरह होता है वो अंदर कुछ भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स समझ लीजिए पैदा हो जाता है। ये हल्का हल्का आप समझिए, ठीक। उसके बाद फिर ये यहाँ तक आता है वो इम्पल्स निकल के, यानी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना, एक मैसेज बना जो ब्रेन ने भेजा है, तो वो इसी के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ तक आता है। फिर यहाँ पे गैप रहता है, ये मिले नहीं रहते हैं। ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये बीच में यहाँ पे क्या रहता है, गैप रहता है, गैप। तो फिर क्या होता है, जब ये यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं, वो एसिटाइल कोलिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब वो रिलीज़ होगा तो फिर ये जो इससे जाके बाइंड करता है, जब यहाँ पे जाके बाइंड करता है तो फिर ये जो इधर आपका चल रहा था एक क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक मैसेज एक जो पैदा हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा था। जब ये केमिकल निकल के यहाँ पे जाके जब इससे बाइंड करता है, यहाँ पे जाके जब इससे बाइंड करता है, तो फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लग जाता है, यानी वो मैसेज जो यहाँ पे था इधर, वो इधर इसमें अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। तो अब इसको जो ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यानी ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद। तो अब ये क्या होता है, ये बीच में जो गैप होता है, इसको पूरा करने के लिए अब यहाँ तक मैसेज आ गया, अब इधर कैसे जाए, तो बीच में यहाँ पे रिलीज़ होता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज़ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो यहाँ के इसके अंदर जाके बाइंड करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो यहाँ पे इम्पल्सेज आए थे, जो मैसेज आया था, वो फ़ौरन क्या होता है इसमें चला जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाता है। फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। यानी यहाँ से इम्पल्स रिलीज़ हुआ, ठीक, इसके अंदर आया, अब इसके अंदर जब आता है तो फिर यहाँ से आता है यहाँ तक, वो मतलब मैसेज समझ लीजिए, एक मैसेज जो भेजा है ब्रेन ने, तो वो यहाँ पे अब बीच में खाली जगह रहती है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसको पार करके वो मैसेज इधर नहीं जा सकता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिलीज़ होता है, वो केमिकल जाके इस वाले को बता देता है कि ये वाला मैसेज आया है, ठीक है, ये समझिए ये वाला मैसेज आया है। फिर यहाँ से वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इम्पल्सेस के थ्रू फिर वो यहाँ पे क्या होता है, वो मैसेज यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है, यहाँ से केमिकल रिलीज़ होता है और फिर इधर चला जाता है। तो ये जो केमिकल इसके अंदर पाया जाता है, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ली थी आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये होता है कि हमारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं या इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, वो कंट्रोल करता है कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर अब जो ऑटोनॉमिक, जैसे उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारा हार्ट है, धड़क रहा है, क्या हो रहा है, वो धड़क रहा है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, हम चाहें कि उसको रोक लें तो नहीं रोक सकते। ऐसे आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप उसको चाहें कि रोक लें तो नहीं रोक सकते, ठीक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन उसमें होते हैं। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर डिवाइड होता है दो तरीके से। एक होता है
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों कंडीशन है, एक पैरासिम्पैथेटिक और जो है सिंपैथेटिक, ये कंडीशन होता है। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए हम अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, तो मेरा जो अभी क्या है वो काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सब नॉर्मली काम करेंगे। जैसे मेरी आई है, तो हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहीं अलग नहीं काम करते हैं, बल्कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन्हीं पे काम करते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा आई हो गया, हमारे ग्लैंड्स हो गए, ऐसे ही हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ऐसे ही हमारा क्या किडनी हो गया, स्टमक हो गया, जीआईटी हो गया, ब्लैडर हो गया। तो ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, इन्हीं पे ये काम करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हैं तो उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब उसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है जैसे नॉर्मली काम करते हैं वैसे करते रहेंगे। लेकिन सपोज करिए अगर मैं यहीं पे देखूँ एकदम से इतना बड़ा मोटा सा काला सा कुत्ता आ जाए, डॉग खूब मोटा सा, तो क्या होगा, एकदम से मैं डरूंगा। मेरे अंदर क्या होगा, एक सिस्टम क्रिएट होगा एक डर का। उसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ समझ लिए केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो बदलने लगते हैं। आंखें हमारी क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, सांस फूलने लगता है, जीआईटी का सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ पे मतलब आपने मान लीजिए अगर चिकन खा रखा है, लेग पीस खा रखे हो आपने, और आपके पेट में हुआ है, हज़म अभी नहीं हुआ है और हज़म होने वाला था, लेकिन एकदम से देखा कि वो मोटा सा कुत्ता मेरा लेग पीस खाने के लिए आ रहा है, तो बताइए क्या अब ये ज़रूरी है कि मेरा लेग पीस बचाया जाए या उस लेग पीस को हज़म किया जाए? तो मेरा लेग पीस बचाने के लिए अभी कहता है कि हमारा बॉडी के अभी इसको डाइजेशन छोड़ो, अपना सारा फोकस कैसे इस पर करो कि कैसे मैं उसको बचाऊँ। तो ये वाली जो सिंपैथेटिक कंडीशन है वो कब आती है, जब कोई फ्राइट हो, यानी कोई डर हो, या कोई फ्लाइट हो, फ्लाइट मतलब भागना या उड़ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। या तो फिर क्या है, फाइट, किसी से लड़ाई वड़ाई हो रही है तब वो काम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम लोग वो सब ये इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे कि जब सिंपैथेटिक कंडीशन होती है तो अब उसमें क्या हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जब कंडीशन होती है तो उसमें हमारी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स जो हैं वो नॉर्मली काम करते रहते हैं। अब ये जो दवाएं हैं ये इन्हीं पे काम करती हैं। हमारा कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पैरासिम्पैथेटिक की तरह से काम करती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सिंपैथेटिक कंडीशन की तरह से काम करती हैं। तो जो दवाएं हमारा पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन की तरह से काम करती हैं कि उसमें जो बॉडी के हमारे पार्ट्स हैं जो नॉर्मली फंक्शन है उनका वैसे होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स ये कैसे काम करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक तरीके से, इसलिए इनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स का मतलब ये है कि मिमिक करना। मिमिक करने का मतलब होता है कॉपी करना, नकल उतारना उसकी, जैसे उसको जैसे कहते हैं मिमिक करना, चिढ़ाना। तो जो हमारा मतलब पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है, यानी जो नॉर्मल वाला कंडीशन है उसकी तरह से जो दवाएं काम करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब जो हमारा मतलब नॉर्मली कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है, और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो मतलब बॉडी के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जो हमारा मतलब पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है, उसमें क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता रहता है। क्या होता रहता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता रहता है, और अपना फंक्शन वो क्या है, उसके थ्रू अपना फंक्शन होता रहता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन के अंदर जो नर्व्स हैं, तो उन्हीं नर्व्स के अंदर एसिटाइल कोलिन बनता है और रिलीज़ होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, दवाएँ दो तरह की होती हैं। दवाएं काम करने के हिसाब से दो तरीके की होती हैं, एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। अब ये मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या करते हैं, नॉर्मली काम करते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए वो काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसी दवाएं देंगे जो उनको काम करवाए, यानी एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करवाए, या तो फिर उसी एसिटाइल कोलिन की तरह से जाके काम करे।
समझ में आ रही बात कि दवाएं दो तरीके की होती हैं, एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होती हैं? एगोनिस्ट वो दवाएं होती हैं जो किसी फंक्शन को जाके करवाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल सिस्टम था पैरासिम्पैथेटिक, उसमें क्या एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा था और सारे फंक्शन क्या है नॉर्मली हो रहे थे, लेकिन किसी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो अब कुछ दवाएं हम जो लोग एगोनिस्ट लेंगे, यानी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो दवाएं होंगी वो क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन की तरह से जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी। एसिटाइलकोलिन की तरह जैसे वो काम कर रहा था रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके, ऐसे ये भी जाके उस पर बाइंड करती हैं और अपना एक्शन दिखाने लगती हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको यही नहीं पता चलता है कि ये बॉडी के मतलब ज़रिए खुद निकला है, बॉडी के अंदर जो एसिटाइलकोलिन निकला वही है या इसको बाहर से लिया गया है। तो वो क्या फिर वैसे ही फंक्शन उनका एक्शन दिखने लगता है। कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं एगोनिस्ट में ही जो कि मतलब डायरेक्टली वो जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती हैं, बल्कि ऐसा भी होता है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज़ तो है लेकिन जमा हुआ वो निकल के जा नहीं रहा अपने उसके रिसेप्टर के पास, तो उसको कहते हैं चल निकल निकल, रिलीज़ करवा के एसिटाइलकोलिन को भेजती हैं उसके रिसेप्टर तक। तो वो भी क्या होती हैं, एगोनिस्ट होती हैं, लेकिन उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट उन्होंने काम किया, डायरेक्टली काम नहीं किया बल्कि उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और जो एक होता है कि जो डायरेक्ट जाके रिसेप्टर पर बाइंड कर दे और एक्शन शो करने लगे, वो होती है डायरेक्ट। ठीक है, अब एंटागोनिस्ट क्या होता है, आगे जब एंटागोनिस्ट का मतलब आएगा उसका नंबर तो वहाँ पे बताएंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच गिव एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन, दे गिव देयर एक्शन बाय डायरेक्ट बाइंडिंग टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और बाय इनडायरेक्ट प्रोसेस। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, मैंने बता दिया कि कंडीशन होती है जो हमारी रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन होती है, यानी हमारी बॉडी नॉर्मल होती है और उसमें सारे फंक्शन होते रहते हैं। ठीक है, अब कोलिनर्जिक ड्रग्स ये होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी वजह से वो हमारे जो फंक्शन हो रहे थे बॉडी के नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक वाली वो नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं, ये वो दवाएँ होती हैं जो कि सिमिलर एक्शन देती हैं एसिटाइलकोलिन की तरह, सिमिलर एक्शन देती हैं किसकी तरह, एसिटाइलकोलिन की तरह। अब एसिटाइलकोलिन क्या है, तो एसिटाइलकोलिन एक ऐसा क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है। एक क्या है ये मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, या समझिए कि ये केमिकल है जो बॉडी के अंदर हमारे न्यूरॉन्स से निकल के जाता है और कुछ मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे कुछ क्या कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करता है, तो फिर वो अपना एक्शन शो करता है और बॉडी हमारी क्या है अपने नॉर्मल फंक्शन करती रहती है। लेकिन एसिटाइलकोलिन नहीं निकल रहा है, तो अब हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, तो ये एसिटाइलकोलिन के ही तरह सिमिलर काम करती हैं और क्या करती हैं, ये डायरेक्टली बाइंड करती हैं रिसेप्टर के साथ और अपना एक्शन शो करने लग जाती हैं। या तो फिर क्या है इनडायरेक्टली ये काम करती हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट में ये होता है जैसे कि मान लीजिए एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ तो हो रहा है लेकिन कुछ ऐसी दिक्कत आ जा रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई एंजाइम है वो क्या है ना मतलब उसको जाके अपने कोई एंजाइम है वो क्या कर रहा है जो एसिटाइलकोलिन है उसको खा जा रहा है या उसको इनएक्टिव कर दे रहा है। क्या करते हैं एंजाइम एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिव कर देता है। जैसे कि एक एंजाइम है कोलिन एस्ट्रेज, क्या है कोलिन एस्ट्रेज, ये एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिव कर दे रहा है। अब एसिटाइलकोलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रहा, इनएक्टिव हो जा रहा है। इनएक्टिव का मतलब समझिए कि सुला दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसी दवा देते हैं जो उस एंजाइम को जाके ही सुला दे, ठीक है ना, वो इस एंजाइम को ही क्या करे जाके सुला दे। या ये आप मतलब अगर क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड में समझना चाहें तो वो क्या होता है कि जो हम लोग दवा देते हैं वो एसिटाइलकोलिन के तरीके से होता है और एंजाइम ये समझता है कि ये एसिटाइलकोलिन है, वो जो असली एसिटाइलकोलिन है उसको छोड़ के इस नकली एसिटाइलकोलिन पे आके बाइंड कर लेता है। अब एंजाइम तो उधर बिजी हो गया, समझ रहे हो ना, वो किसी और के साथ में अब चला गया, एसिटाइलकोलिन फ्री होता है और अपना काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उस एंजाइम को जो एसिटाइलकोलिन को मतलब इनएक्टिव कर रहा था उसको धोखा देते हैं, उसको हम लोग किसी और तरफ बिजी कर देते हैं और एसिटाइलकोलिन अपना काम करता रहता है। तो ऐसी दवाओं को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोलिन एस्ट्रेज। क्या बोलते हैं, एंटी कोलिन एस्ट्रेज या कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर भी बोलते हैं, समझ लेना। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट भी बोल देते हैं ऐसी दवाओं को, या हम लोग बोलते हैं एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी बोलते हैं, या कोलिनर्जी, या तो बोलते हैं हम लोग कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो मतलब ये कोलिनर्जिक ड्रग्स की जो दवाएं होती हैं वो किस रिसेप्टर पे काम करती हैं, तो वो काम करती हैं M या N,
एम रिसेप्टर पे काम करती हैं या तो एन रिसेप्टर पे काम करती हैं। एम का मतलब होता है मस्केरिनिक रिसेप्टर। मस्केरिनिक का मतलब क्या होता है? मस्केरिनिक का मतलब जैसे मशरूम, आप जानते हैं मशरूम, उसी से बना है मस्केरिनिक। ठीक, इनको जो दवाएं हैं इनको मस्केरेनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्या बोलते हैं? मस्केरेनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और एन का मतलब होता है निकोटिनिक। अब इसमें M1, M2, M3, M4, M5 होता है, लेकिन आपको इसको ध्यान नहीं देना है। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका ब्रोंकाई हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, GIT हो गया, यानी स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये क्या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये जो एन रिसेप्टर है ये आपके ये जो मसल्स होते हैं उसके अंदर ये क्या होते हैं, स्केलेटल मसल जो होते हैं उसके अंदर और ब्रेन के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। यानी अब ये दवाएँ खाएंगे तो आपके कहाँ पर असर होगा? तो आपके हार्ट पर होगा, आपकी आई में भी ये क्या होता है, ये M वाला रिसेप्टर होता है तो वहाँ पर काम करेगी। ऐसे ही क्या एम रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है? आपके ब्रोंकाई वाले सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम वहाँ पाया जाता है, वहाँ पे भी काम करेंगी। ऐसे ही आपके क्या होता है, ब्लेडर जो होता है उसके अंदर होती है तो वहाँ पे भी काम करेंगी। ऐसे ही आपका GIT वहाँ पे भी होते हैं ये मसल, ये क्या कहते हैं एम रिसेप्टर, तो वहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो इतना ये डिटेल में आपको जानना नहीं, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया है, एग्ज़ाम में हो सकता है इसको ना पूछे। ठीक, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, मैं सिर्फ वही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो आपके सिलेबस में है। एक्स्ट्रा बातें कुछ बता देता हूँ अगर बात समझाने के लिए होती है, वरना मैं इस नोट में उसको लाता नहीं हूँ। ठीक है, अब जो इसकी क्लासिफिकेशन है तो इनके काम करने के बेस पे बनाया गया है। तो क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्टिंग करती हैं और एगोनिस्ट की तरह काम करती हैं। एगोनिस्ट मैंने बताया कि डायरेक्ट मतलब उसी दवा यानी एसिटाइल कोलिन की तरह ही ये काम करेंगी। तो क्या है ये? दीज ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। ACH का मतलब है एसिटाइल कोलिन। तो जो डायरेक्ट होती हैं सिमिलर किसकी तरह काम करती हैं? ये काम करती हैं एसिटाइल कोलिन की तरह। कैसे? बाय डायरेक्ट इंटरेक्टिंग विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ डायरेक्ट बाइंड करके। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या हैं? M और N रिसेप्टर, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं दवाओं के? तो जैसे कि एसिटाइल कोलिन निकलता था हमारी बॉडी में, उसी तरीके से बाहर से दवा बना दी गई, उसी नाम पे क्या एसिटाइल कोलिन हो गया। ऐसे क्या हो गया? क्या है? मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथिनोकोल और क्या पिलोकार्पिन। दूसरा क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, यानी जो डायरेक्टली नहीं काम करते हैं बल्कि इनडायरेक्ट वो काम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एंटीकोलिनेस्टरेज भी बोला जाता है। These drugs inhibit the enzyme cholinesterase। ये जो दवाएं होती हैं जो इनडायरेक्टली काम करती हैं वो क्या है? ये ऐसी दवाएं होती हैं जो एक एंजाइम होता है कोलिनेस्टरेज उसका नाम होता है, एक एंजाइम है उसका नाम है कोलिनेस्टरेज, तो उसको इनहिबिट कर देती हैं, उसको काम करने से रोक देती हैं। दवाएँ हैं जैसे फाइसोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन एक्शन। क्या पढ़ना है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे? ये दो रिसेप्टर हमने पढ़ा ना कि एक होता है ये दवाएं जो होती हैं कोलिनर्जिक, वो दो रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। एक होती है मस्केरेनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं और दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। तो मस्केरेनिक रिसेप्टर पे जब वो काम करेंगी तो क्या होगा? अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है? एम रिसेप्टर पाए जाएंगे। मस्केरेनिक रिसेप्टर्स मस्केरिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ठीक है, तो हार्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो दवाएं होती हैं अगर वो हम खाएं, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, अगर हम उसको खाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लो डाउन हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट क्या होता है? स्लो डाउन होता है, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और एक होता है ट्रेकिकार्डिया, उसका मतलब ये कि हार्ट रेट बढ़ गया हो। ठीक, और ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं ये दवाएं जो होती हैं, यानी इसके मतलब ये कि जो हमारा एम रिसेप्टर है मस्केरेनिक रिसेप्टर वो इसके अंदर भी पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा? डायलेट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। जब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होता है? डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर को डाउन कर देती हैं। यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम लोग उसको अगर एसिटाइल कोलिन दे दें तो ब्लड प्रेशर उसका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करती हैं? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का काम करती हैं, यानी ब्रोंको उसको क्या है जो मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको सुकड़ा देती हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और क्या? स्मूथ मसल्स पे, तो स्मूथ मसल्स पे काम करती हैं। स्मूथ मसल बहुत सारी जगहों पे होता है, तो क्या करती हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं स्मूथ मसल को। आपके मान लीजिए GIT के अंदर है तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो खाना जो है जल्दी जल्दी नीचे जाएगा। और भी जहाँ पे भी मतलब आपका मतलब ये
स्मूथ मसल है वहाँ पे क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए ब्लेडर यहाँ पे आ गया, ब्लेडर के अंदर भी कॉन्स्ट्रक्शन कराती हैं, तो जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेशाब आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे जीआईटी के अंदर भी होता है, तो जीआईटी के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जब बढ़ेगा तो फिर खाना जल्दी से नीचे चला जाता है, अच्छा होता है वहाँ पे। ऐसे ही क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड पे भी काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में वहाँ सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जैसे कि आपका सलाइवा हो गया, ऐसे HCl निकलता है हमारे मतलब उसके स्टोमक में, तो उसको भी बढ़ा देता है। पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस हैं, उसको भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये इसका किस पे काम है, ये जो M रिसेप्टर पे ये करता है। और क्या करता है, आई के अंदर जो हमारी आँख है, इसके अंदर भी क्या है, M रिसेप्टर पाया जाता है, तो वहाँ पे भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। मान लीजिए किसी का आँख का इलाज करना था, दवा करनी थी उसकी, तो उसके अंदर ऐसी दवाएं दी गई थी जो उसके आँख के साइज़ को बढ़ा दी थी, जिन्होंने डायलेट कर दिया था उसको। जैसे कि एट्रोपिन है, वो डाला तो डायलेट हो गया ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। अब उसको फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है, नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो एसिटाइलकोलिन डाल देंगे, तो क्या होगा, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग के जो मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, उनका असर निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या होता है। तो कहाँ पाया जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर, यानी N रिसेप्टर, तो स्केलेटल मसल के अंदर पाया जाता है। तो क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ये। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो झटके लगने लगेंगे, तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर मतलब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा किसी ने खा लिया, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके हाथ पाँव में झटके लगने लग जाएंगे, मिर्गी टाइप के। ऐसे ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करते हैं। एसिटाइलकोलिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो जो ये बैरियर, तो एसिटाइलकोलिन है वो क्या हमारे दिमाग पे भी काम नहीं कर पाता। अगर ब्लड में हम उसको ऐसे मतलब ब्लड स्ट्रीम से पहुंच रहा है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके दिमाग में नहीं पहुंच सकता है वो। तो फिर अगर मान लीजिए ज़रूरत है आपके ब्रेन में, तो क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन से अगर डायरेक्टली ब्रेन में डाल देते हैं। मान लीजिए इंजेक्शन लगा दिया ब्रेन में, तो क्या करता है, शुरू में तो क्या है, वो हमारे जो ब्रेन का सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है, यानी एक्टिव कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद क्या करता है, उसको डिप्रेस कर देता है। लोग देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि क्या होती हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे M और N रिसेप्टर, उस पर जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेते हैं, लेकिन अपना एक्शन नहीं शो करते हैं। लेकिन वो इसलिए बाइंड करते हैं जाके कि जो एसिटाइलकोलिन है वो जाके बाइंड ना कर पाए, वो क्या जाके बाइंड ना कर पाए। मान लीजिए एक जगह है, एक कुर्सी है, अब वहाँ पे कोई आके बैठने वाला है जो जिसकी वो असल जगह है, जब वो बैठता है तब वो अपना काम करता है, ठीक। मान लीजिए ऑफिस है आपका, आप उस ऑफिस में जाके बैठते हैं और फिर सारा काम क्या करते हैं। लेकिन मैं जाऊँ और आपकी उस कुर्सी पे आपसे पहले जाके बैठ जाऊँ और सारा सिस्टम पे मैं कब्जा कर लूँ, अब आएँ और आपको मैं बैठने ना दूँ, तो फिर क्या वो जो काम हो रहे थे पहले वो होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे ही जो एंटागोनिस्ट होते हैं, समझिए एंटी होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या है, वो एंटी हैं, तो काम करने को रोक देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स होता है पहले जाके उस पर बाइंड कर लेते हैं। अब कोलिनर्जिक में कौन से रिसेप्टर होंगे, इसमें होंगे M रिसेप्टर या N रिसेप्टर। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, M रिसेप्टर पे और N रिसेप्टर पे जाके पहले ही बाइंड कर लेते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये रिसेप्टर है एंटीकोलिनर्जिक, ठीक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ये है। अब एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स होंगे वो जाके इसमें बैठ जाएंगे पहले ही, ठीक, इसमें जाके बैठ गए। अब जो एसिटाइलकोलिन है या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो आ रहे हैं इसमें, तो उनको जगह ही नहीं मिल रही है काम करने के लिए। अपनी कुर्सी पे अपने रिसेप्टर पे वो आके बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं शो होता है। तो ये होता है एंटागोनिस्ट, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक का डेफिनेशन क्या है, दीज आर द ड्रग्स विच ऑक्यूपाई द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंड डू नॉट अलाउ एसिटाइलकोलिन टू बाइंड टू द रिसेप्टर। के एसिटाइलकोलिन वो दवाएं होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ऑक्यूपाई का मतलब ये कि जाके पहले ही कब्जा कर लेती हैं, छिका लेती हैं, जगह को रिजर्व कर लेती हैं। और किस चीज़ को, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है यानी M और N रिसेप्टर को जाके वो पहले ही घेर लेती हैं जगह को। फिर क्या होता है, जब वो घेर लेती हैं तो डू नॉट अलाउ एसिटाइलकोलिन, तो फिर एसिटाइलकोलिन को वो अलाउ नहीं करते हैं, मतलब उनको रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते हैं,
एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देते हैं। ठीक, अब ये बात आप समझ गए कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं। अब एंटीकोलिनर्जिक के कई सारे अलग अलग नाम भी हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिम्पेथोलाइटिक। माइमेटिक का मतलब होता है जो उसकी कॉपी करे, और लाइटिक का मतलब ये होता है जो उसके अगेंस्ट जाए। ठीक, तो इसको हम लोग पैरासिम्पेथोलाइटिक भी बोलते हैं, और एंटी पैरासिम्पेथेटिक एजेंट भी बोलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक, ये इसके नाम है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसकी भी क्लासिफिकेशन वही है जो पिछले में था, चूँकि 2 ही रिसेप्टर है तो 2 ही रिसेप्टर के हिसाब से इसको क्लासीफाई करेंगे। तो एक होगा एंटी मस्करेनिक, यानी जो मस्करेनिक जो एम रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेंगी कुछ दवाएं, और कुछ ऐसी होंगी जो निकोटिनिक क्या है रिसेप्टर से उसको जाके ब्लॉक कर देंगी। तो एंटी मस्करेनिक एजेंट क्या है, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, ट्रोपिकामाइड हो गया। ठीक, और ऐसे ही एंटी निकोटिनिक एजेंट में है, तो एंटी निकोटिनिक एजेंट में क्या है, ट्राइमेथाफेन और क्या पेंटोलिनियम, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, एंटी निकोटिनिक एजेंट्स के। वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो क्या होता है एडिनर्जिक ड्रग्स, पहले इसके बारे में आप मोटा मोटा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। बताया गया है कि ये सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, और फिर उसके 2 चीज़ें मैंने बताई थी उसमें कि एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये काम करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ये हर वक्त नहीं रहता है, बल्कि कभी कभी कंडीशन जब वो आती हैं, वो जब हालत आती है तब ये क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये कब आती है वो कंडीशन, तो जब आदमी को कोई फ्राइट होता है, फ्राइट का मतलब डर होता है, या फ्लाइट होता है, फ्लाइट मतलब भागना या उड़ना, तब ये कंडीशन शुरू होती है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। या फिर फाइट होता है, तब ये फाइट वाली कंडीशन हो, तब ये जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें जब ये सिस्टम मतलब एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, तो उसमें एडिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, और एडिनर्जिक रिसेप्टर से जाके वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। एडिनर्जिक रिसेप्टर से जाके वो बाइंड करते हैं और कुछ एक्शन शो करते हैं। वो एक्शन क्या है आगे हम लोग अभी इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। इतना जानिए कि इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है, किस पे काम करते हैं एडिनर्जिक ड्रग्स, कि ये काम करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर पे। जैसे कि आपने पढ़ा कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो काम करती हैं एम और एन रिसेप्टर पे, ऐसे जो एडिनर्जिक ड्रग्स हैं ये किस पे काम करती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे, और कुछ एक्शन शो करती हैं। ठीक, तो अब ये जो दवाएं हैं ये उन्हीं जैसा एक्शन देती हैं। ऐसा नहीं कि अब ये जो दवा अब है तो वो कंडीशन जब आएगी तभी ये दवा खिलाई जाती, नहीं। मान लीजिए उस कंडीशन में जो आपकी मतलब बदन के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ट रेट बढ़ गया, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है हार्ट रेट बढ़ाने की, तो उस वक्त जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है उसी जैसी दवा बनाई जाती है जो जाके क्या करते हैं, उसी की तरह से काम करते हैं। समझ में आ रही बात, ये नहीं कि जब वो कंडीशन आएगा तभी आप ये दवा खाएंगे या नहीं, ये तो वो कंडीशन होती है कि उसमें कुछ केमिकल से रिलीज़ होते हैं, फिर आपके बॉडी में कुछ एक्शन दिखते हैं कि आपकी बॉडी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, या कुछ जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की आप ज़्यादा इनपुट करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कंडीशन हमको अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि वैसे ही कंडीशन हमें मिले कि मतलब जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है वो ना निकले, HCl ना निकले, और दूसरे जो प्रोसेस है उनको अगर रोकना है, ब्लड प्रेशर को मान लीजिए हाई करना, लो करना, जो भी है, तो वो कंडीशन के हिसाब से फिर दवाएं बनाई गई हैं कि ये जब ये रिसेप्टर से जब एक्टिव होती हैं तो ये प्रोसेस होता है, अगर हम इस रिसेप्टर को एक्टिव कर देंगे तो हमको वो एक्शन मिल जाएगा। ऐसा ही उस रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दें तो वो एक्शन नहीं आएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एडिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट एडिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड गिव सिंपैथेटिक एक्शन। कहते हैं एडिनर्जिक ड्रग्स वो दवाएं होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं या एक्टिव कर देती हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को, या ये भी कह सकते हैं कि जो बाइंड करती हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर से। और फिर क्या होता है, जब वो बाइंड करती हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर से तो सिंपैथेटिक एक्शन देती हैं। क्या करती हैं, सिंपैथेटिक एक्शन देती हैं। सिंपैथेटिक एक्शन क्या है अभी आप देखेंगे आगे। ठीक,
अब इसमें जो मतलब जो दवाएं हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये दवाओं की एग्जाम्पल्स हैं। जब इनको आप खाएंगे तो एडिनर्जिक वाला सिस्टम जो आपका एक्टिवेट होता है वैसे ही फंक्शन ये दवा भी क्या करने लगेंगी, आपको देने लगेंगी आपकी बॉडी के अंदर। ये दवा खाने के बाद भी समझ लीजिए आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे काम करता था उस कंडीशन में, फाइट फ्राइट और फ्लाइट में, ऐसे ही उस अगर कंडीशन नहीं भी रहेगी तब भी अगर ये दवा आप खाते हैं तो वो वाली कंडीशन की तरह से आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन होने लग जाते हैं। दे वर्क ऑन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और भी हो सकता है, लेकिन यही मेन है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और बीटा 2, इन्हीं पे ये दवाएं काम करती हैं, ठीक। अब इनको क्या कहा जाता है, एडिनर्जिक ड्रग्स को एडिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, एडिनर्जिक एगोनिस्ट, और इनको सिम्पैथोमाइमेटिक भी कहते हैं। सिम्पैथो का मतलब हो गया सिंपैथिक आपका सिस्टम जो हो गया, और माइमेटिक का मतलब उसकी कॉपी करने वाली, माइमेटिक का मतलब कॉपी करने वाली। तो ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये दवाएं उसी की कॉपी करती हैं, ठीक। अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक जो इसकी दवा होती है वो डायरेक्ट काम करती है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स, यानी ये डायरेक्ट आपके रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगी और अपना एक्शन शो कर देती हैं। जैसे उसका एग्जांपल क्या है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। ऐसे ही होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, तो ये क्या है, डायरेक्टली काम नहीं करती हैं बल्कि ये इनडायरेक्ट तरीके से काम करती हैं। इनडायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि एपिनेफ्रिन आपका है तो आपके मतलब बॉडी के अंदर जमा है, उसको रिलीज़ करवा देती हों, या तो फिर ये हो सकता है कि कोई एंजाइम है जो एपिनेफ्रिन को रिलीज़ नहीं होने दे रहा है, एड्रीनलिन को, मान लीजिए आपकी बॉडी में एड्रीनलिन है जो इसमें एडिनर्जिक सिस्टम में काम करता है, तो वो है तो, लेकिन उसको कोई एंजाइम खा जा रहा है बीच में, उसको काम नहीं करने दे रहा, तो इस एंजाइम को रोक देंगी। तो ये तरीके हो सकते हैं इसमें क्या, इनडायरेक्ट एक्टिंग में। और एक होता है मिक्स्ड एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट उससे बाइंड भी करता है, क्या करता है, डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड भी करता है, हो सकता है बाइंड कर ले, या हो सकता है ये क्या है, जैसे इनडायरेक्ट वाला फंक्शन है उस तरीके से भी ये काम करेगा कि वो खुद तो बाइंड नहीं करेगा, बल्कि क्या है, अगर एंजाइम रोक रहा है एड्रीनलिन को निकलने से तो उसको एंजाइम को हटा देगा, या एड्रीनलिन रिलीज़ नहीं हो रहा तो उसको रिलीज़ करवा देगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि ये रिसेप्टर्स, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तब आपको मालूम होगा कि इनका फंक्शन कहाँ कहाँ पे दिखता है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, तो ये स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ पे भी होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब जगहों पे क्या है, अल्फा रिसेप्टर रहता है। स्मूथ मसल जैसे आपके हार्ट के अंदर क्या है, स्मूथ मसल है, ऐसे ही आपका ब्लेडर है यानी यूरिनरी ब्लेडर, उसके अंदर स्मूथ मसल है, ऐसे ही आपका स्प्लीन है उसके अंदर स्मूथ मसल्स है, ऐसे यूट्रस है उसके अंदर भी क्या है, स्मूथ मसल्स है, ऐसे ही आपकी आई है इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स है, ऐसे आपका GIT है, क्या है, GIT आपका, GIT के अंदर भी आपका स्मूथ मसल्स होता है। तो अब ये हार्ट हो गया, ब्लेडर हो गया, स्प्लीन, यूरेटर्स और GIT, इनके अंदर क्या कराता है ये, अगर ये आपका नॉर्मल अल्फा रिसेप्टर पे अगर दवा जाके बाइंड कर रही है तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। एड्रीनलिन है जैसे कि मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अगर जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन आई में क्या होगा, उस वक्त माइडरिएसिस होगा। माइडरिएसिस का मतलब कि आई का साइज बढ़ जाएगा, मतलब पुपिल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। अल्फा ये 1 यहाँ पे हो गया। अब अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, तो ये होता है पैनक्रियाज के अंदर। आपका पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है तो उसके अंदर पाया जाता है अल्फा 2। अगर अल्फा 2 एक्टिव रहता है तो क्या करता है, ये इंसुलिन को डिक्रीज करता है, यानी बहुत ज़्यादा इंसुलिन नहीं निकालता है। अल्फा 2 अगर इसको बंद कर दिया जाए अल्फा 2 को, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से इंसुलिन क्या होगा, निकलने लग जाएगा। और कहाँ पे होता है, तो ये अब ये अल्फा पढ़ लिया आपने। अब बीटा 1, तो बीटा 1 कहाँ पे होता है, तो ये हार्ट के अंदर होता है, और क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, अगर मतलब ड्रग उस पर बाइंड हो रही हैं। और बीटा 2 कहाँ पे होता है, तो बीटा 2 होता है जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया, GIT हो गया। तो वो जो अल्फा 1 था वो रिलैक्सेशन करा रहा था, और अल्फा 2 पे जब ड्रग्स बाइंड करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, और ये क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा, ठीक है। ये क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा। अब हम लोग देखेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। क्या देखेंगे, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में, भी एंटिक है यानी ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, एंटागोनिस्ट है। जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं,
वो रिसेप्टर से जाके बाइंड तो करते हैं लेकिन एक्शन शो करने के लिए नहीं, बल्कि जो दवाएं हैं या जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जगह को जाके पहले ही घेर लेते हैं। जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा है, मान लीजिए ये कोई रिसेप्टर है, इस पर जब दवा आके बाइंड करती है अपना एक्शन शो करती है, लेकिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो पहले ही आके यहाँ पे क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, इस जगह को भर लेंगे। अब जो दवा आती है या जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जब आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अपना एक्शन नहीं शो कर पाते हैं। कह रहे हैं कि ये जो दवाएं होती हैं वो उस इफेक्ट को और उस एक्शन को रोक देती हैं जो कि मतलब एक्शन शो होता है कब, जब एड्रीनलिन रिलीज होता है। तो एड्रीनलिन का जो मतलब एक्शन होता है ये उसको क्या करती है, रोक देती है। ये इसका मतलब है। एड्रीनलिन रिलीज होने का मतलब ये कि जब वो रिलीज होता है तो अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, तो फिर ये क्या करते हैं, तब अपना वो एक्शन शो करता है। लेकिन ये जो दवा अगर खा लेता है, किसी ने खा ली है दवा, तो फिर क्या होगा, ये एक्शन इसका शो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दीज ड्रग्स आर सो कॉल्ड, और इनको एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स को हम और भी क्या कहते हैं, एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहते हैं, और एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिम्पैथोलाइटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि लाइटिक का मतलब होता है एंटी काम करना, और माइमेटिक का मतलब होता है उसको कॉपी करना, और लाइटिक का मतलब उसके अगेंस्ट काम करना। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करने वाली दवाएं हैं, तो इनको हम लोग सिम्पैथोलाइटिक भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये होगा एक अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग, एक ये क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि प्राजोसिन हो गया, योहिम्बिन हो गया, और फेनोक्सीबेंजामीन हो गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले होगा एक, जैसे एटिनोलोल हो गया, ब्यूटोक्सामिन हो गया, प्रोपरानोलोल हो गया। और एक ऐसी दवा होगी जो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों को बाइंड करेगा, नॉन सेलेक्टिव। अब जैसे कि अल्फा 1 भी होता है, अल्फा 2 होता है, तो ये अल्फा 1 को क्या करता है, ब्लॉक करता है। किसको, ये अल्फा 1 को ब्लॉक करता है प्राजोसिन, और ये जो होता है ये अल्फा 2 को ब्लॉक करता है योहिम्बिन। ठीक, और ये जो होता है फेनोक्सीबेंजामीन, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि प्राजोसिन जो है ये अल्फा 1 को ब्लॉक करता है, योहिम्बिन अल्फा 2 को ब्लॉक करता है, और फेनोक्सीबेंजामीन जो है ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। क्या है, अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर क्या है, प्राजोसिन। ऐसे ही योहिम्बिन क्या है, अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर है, और फेनोक्सीबेंजामीन क्या है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है। यानी सिलेक्ट नहीं है कि सिर्फ अल्फा को करेगा, ऐसे बीटा को करेगा, बल्कि दोनों को करता है, इसलिए नॉन सेलेक्टिव क्या है, अल्फा ब्लॉकर है। ऐसे ही बीटा में तो ये एटिनोलोल है, ये क्या है, बीटा 1 ब्लॉकर है, बीटा 1 सिलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 को करेगा। और ये जो है ये बीटा 2 को ब्लॉक करता है, ब्यूटोक्सामिन किसको करेगा, बीटा 2 को ब्लॉक करता है। और ये प्रोपरानोलोल है, ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, अब ये जो है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, तो ये सबको करता है, ब्लॉक करेगा। किसको, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सबको ब्लॉक कर देगा। कौन, जो अल्फा 1 अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका एग्जांपल क्या, ले बीटालोल या ले बेटालोल या कार्विडिलोल। ठीक है, कार्विडिलोल। अब अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या हैं, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर हो गया, तो प्राजोसिन ये मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मतलब ये जो मतलब एंटागोनिस्ट हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। तो इफेक्ट इनका क्या होगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तो हाइपोटेंशन करेंगे। यानी अल्फा रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक किया जा रहा है तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आई में क्या करेंगे, ये मतलब एंटागोनिस्ट जो हैं, ये अगर हम लोग दवा लेते हैं तो ये क्या करेंगे, आई को हमारे मियोसिस करा देंगे। उधर माइड्रिएसिस हो रहा था, यानी उसका जो साइज हो रहा था डायलेट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेजल कॉन्जेशन कराते हैं। नेजल कॉन्जेशन का मतलब ये है कि अगर ये दवा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नाक वगैरह जो है वो जाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाक जाम हो जाएंगे। और जो एगोनिस्ट हैं उसका अगर मान लीजिए किसी का नाक वगैरह जाम है, तो एगोनिस्ट वाले जो हैं, जैसे एड्रिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, वो अगर लेते हैं तो वो नाक वगैरह अगर जाम है तो उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, उसको बोलते हैं डीकॉन्जेस्टेंट। और ये वाले जो हैं ये कॉन्जेशन कराते हैं, यानी नाक को जाम कर देंगे अगर आप ये वाली दवा लेते हैं। और क्या करते हैं, इजेकुलेशन को इनहिबिट करते हैं। इजेकुलेशन क्या होता है,
ये समझिए कि जो सीमेन होता है वो जल्दी से निकल जाता है किसी का, तो जल्दी से ना निकले तो उसी को बोलते हैं इनहिबिट इजेकुलेशन, यानी एकदम से आदमी का जो सीमेन है वो एकदम से रिलीज़ ना हो। और आप इसको और यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिएगा इजेकुलेशन क्या होता है, ठीक। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या और भी इस टाइप की कोई मतलब एक्टिविटी कर रहा है तो आदमी का जो सीमेन निकलता है वो जल्दी से ना निकले, उसको बोलते हैं इनहिबिट एजुकुलेशन। और अगर जल्दी से हो जाता है तो उसको कहेंगे कि फास्ट एजुकुलेशन, ठीक। और क्या करता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। और ये जो मतलब एंटागोनिस्ट हैं एडिनर्जिक, ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है यानी जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है उसको बढ़ा देते हैं। इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये हाइपर टेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। क्या करते हैं, हाइपर टेंशन को ठीक करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर किसी का हाई है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, एंटागोनिस्ट देंगे। कौन से, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जैसे कि मान लीजिए प्रोप्रानोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, ठीक। अभी उसका आ रहा है हर दवा के बारे में आगे। और क्या करते हैं ये, इन कॉन्जेसिव हार्ट फेलियर, अगर किसी का कॉन्जेसिव हार्ट फेलियर हो गया तो उसमें भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं। कॉन्जेसिव हार्ट फेलियर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गए, आपको ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, मतलब कहीं नस में यहाँ पे कहीं पे नस का क्या जाम हो गया, बंद हो गया। अब हार्ट अपना ताकत तो लगा रहा है लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ये वाली दवा दी जाती है। ऐसे माइग्रेन में देते हैं। माइग्रेन मतलब आधे सर में अगर दर्द हो रहा है, पूरे सर में नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आधे सर में दर्द होता है, तब भी उसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। अब अल्फा 2 ब्लॉकिंग एजेंट, तो उसका एग्जांपल क्या, योहिम्बिन। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा देंगे हम लोग, अल्फा 2 ब्लॉकिंग एजेंट देंगे। अल्फा 2 ब्लॉकिंग एजेंट देंगे, जैसे योहिम्बिन है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन का सिक्रेशन क्या करेगा, ज़्यादा कर देगा, एंड डाउन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है उसको डाउन कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ओवरव्यू हो गया पूरे चैप्टर का। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और ये जो टॉपिक है ना, आप इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो टॉपिक है ना, ये कई जगह आपको बार बार परेशान करता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, और कई सारी जगहों पे अगले साल सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पूरा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको ना इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पे भी क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी एक टॉपिक आता है, वहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके जैसे कि मान लीजिए कोलिनर्जिक ड्रग है, आपके सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दवाओं के, उनके बारे में जो भी डिटेल्स पूछ रखे हैं, यानी वो दवा क्या है, फिर उसका स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है, ऐसे क्या कहते हैं पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, ये सारी चीज़ें जो जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सिलेबस में, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले और मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।